दोस्तों, माँ बनने का एहसास सभी महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब एक महिला माँ बनती है तो उसके लिए एक नए जीवन का समान खुशी होती है। मगर अगर वही किसी कारणवश माँ नहीं बन पाती तो ये एक कमी के समान होता है। यदि आप किसी कारणवश माँ नहीं बन पा रहे हैं या आप में निसंतान हैं तो उस स्थिति में आप IVF ट्रीटमेंट यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग कर सकते हैं। आज IVF की सहायता से बहुत ही कपल्स आसानी से माता पिता बन पा रहे हैं। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल के कारण महिलाएं और पुरुष दोनों ही इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं और इसका रिजल्ट निसंतानता और उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं बनके देखे जा रही हैं। अगर मेडिकल फील्ड की बात की जाए तो विज्ञान ने बहुत ही तरक्की कर ली है। इसका रिजल्ट आज हम बहुत ही आसानी की तकनीकों के साथ देख रहे हैं, जिसका एक रिजल्ट ये भी है कि IVF ट्रीटमेंट आप बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, हम आपको बताएंगे आज का IVF क्या होता है, यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इस किस तरह किया जाता है और इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और भी बहुत कुछ। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को IVF ट्रीटमेंट कहा जाता है। पहले इसे टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रोसेस को पहली बार 1978 में इंग्लैंड में किया गया था। IVF ट्रीटमेंट को लेबोरेटरी में कुछ नियंत्रण परिस्थितियों में महिला के एग्स और पुरुष का जो स्पर्म होता है उसको मिलाया जाता है। उस संयोजन में जाइगोट बन जाता है, तब उसे वापस महिला के यूट्रस में रख दिया जाता है। हालांकि IVF एक महंगी और एक एक्सपेंसिव प्रक्रिया है, मगर उन दंपतियों के लिए, उन कपल्स के लिए बहुत ही सहायक होती है जो कि बहुत लंबे समय से गर्भधारण की तैयारी कर रहे हैं और इसमें वो असफल होते जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि कितने स्टेप्स में ये प्रक्रिया की जाती है। सबसे पहले अगर आपको इन बीमारियों से परिचित करा दिया जाए, यानी कि आप इन बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आपको IVF कराना ही पड़ता है। नंबर 1, अगर स्पर्म की कमी की स्थिति में आपके अंदर स्पर्म की कमी है, स्पर्म काउंट कम है, तो आपको IVF कराना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्पर्म काउंट उतना नहीं है जितना कि एक फर्टिलाइजेशन में चाहिए होता है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में चाहिए होता है। दूसरा, PCOD जैसी स्थिति में। अब PCOD क्या होता है, इस पर हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, हम उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप जाकर उसको देख लीजिए। फाइलोपियन ट्यूब के साथ समस्याएं, जो कि फीमेल का फाइलोपियन ट्यूब होता है जो कि ओवरी से जुड़ा हुआ होता है, उसमें अगर कोई समस्या आती है तो उस स्थिति में भी IVF कराने की समस्या बन जाती है। अगर किसी कपल्स में किसी भी यानी कि फीमेल या फिर मेल किसी ने भी नसबंदी कराई है तो उसके लिए भी आपको IVF की प्रक्रिया ही करानी पड़ेगी। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो एंड्रोमेट्रोसिस में भी IVF ही कराना पड़ता है, और इसके साथ भी कोई अन्य फर्टिलाइजेशन के जो कि मेथड होते हैं और उसमें अगर आपको असफलता मिल रही है तो उसके बाद भी आप IVF करा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि IVF होता क्या है। इसके अलावा अगर IVF की प्रक्रिया के लिए आप डोनर स्पर्म या डोनर एग का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया उन कपल्स के लिए लाभकारी होती है जो कि किसी भी प्रकार के गंभीर आनुवंशिक विकार से पीड़ित हैं और अपने बच्चों को विकार नहीं चाहते हैं। साथ ही अगर कोई महिला या पुरुष कम आयु में कैंसर से पीड़ित हो जाता है तो उस स्थिति में भी स्वस्थ ओवम या शुक्राणु यानी कि स्पर्म IVF की सहायता से फ्यूचर के लिए बचा कर रखा जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी की प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रजनन क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। कैंसर के इलाज के बाद इन एग्स या स्पर्म को IVF की प्रक्रिया से प्रयोग में लिया जा सकता है। हम यहाँ आपको सलाह देना चाहेंगे कि आप किसी भी प्रक्रिया को या फिर किसी भी प्रकार के IVF को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अब बात करते हैं कि IVF के सेंटर को कैसे चुनाव करें। अगर आपको लगता है कि IVF के लिए सही कैंडिडेट हैं तो प्रक्रिया करने से पहले किसी भी IVF सेंटर पे सावधानीपूर्वक जाकर कंसल्ट कर लें अपने डॉक्टर से। उसके पास आप IVF सेंटर जा सकते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि आपके मन में इस IVF की प्रक्रिया को लेकर चल रहे हों। अब बात करते हैं कि IVF की प्रक्रिया कितने स्टेप्स में की जाती है, यानी कि कितने स्टेप्स में ये प्रोसेस किया जाता है। तो IVF की प्रक्रिया करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। हमने आपको पहले भी बता दिया है और फिर से बता रहे हैं, क्योंकि अगर IVF के लिए सही कैंडिडेट हैं या फिर नहीं है, डॉक्टर के निर्देश अनुसार आप IVF कराना चाहिए। इसके अब जानते हैं कि इसके स्टेप्स के बारे में। नंबर 1, ओवेरियन स्टिमुलेशन। अगर आप IVF के दौरान अपने खुद के एग का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि खुद के ओवम का प्रयोग कर रहे हैं, तो IVF साइकिल की शुरुआत में आपके ओवरी को अंडे बनाने के लिए स्टिमुलेन यानी कि उत्तेजित किया जाता है। इसके लिए आपका डॉक्टर सिंथेटिक हार्मोन के साथ इलाज शुरू करेगा। साथ ही एक एग की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कुछ अंडे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद
सामान्य रूप से निषेचन या विकसित नहीं किया जा सकता। इस प्रोसेस में आपका डॉक्टर आपको सारी दवाइयाँ दे सकता है, जिसके लिए डॉक्टर कई टेस्ट भी करा सकता है। और कौन कौन सी दवाओं का उपयोग करना चाहिए, उन कब उपयोग करना चाहिए, आमतौर पर एग देने के लिए तैयार होने से पहले आपको 2 सप्ताह के ओवेरियन स्टिमुलेशन की आवश्यकता होती है। ये पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर एग्स के लिए लिया जा सकता है। उसके लिए आपका डॉक्टर अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और भी काफ़ी सारे टेस्ट करा सकता है। नंबर 2, ओवेरियन से यानी कि ओवरी से एग निकालना। ओवरी से एग निकालने के प्रोसेस महिला के ओव्यूलेशन की प्रक्रिया के 34 से 36 घंटे बाद किया जा सकता है। ये प्रोसेस आमतौर पर डॉक्टर के ऑफिस या क्लिनिक में की जा सकती है। इस दौरान आपको बेहोश रहना यानी कि आपको एनेस्थीसिया दे दिया जाएगा, जिससे कि बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद आपका ट्रांसवोलिजन या अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। उसकी सहायता से आपकी वेजाइना में एक पतली सुई डालकर एग को निकाला जाएगा। अगर आपका ट्रांसवेलिजन अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ओवेरी से सही से नहीं दिखाई दे रही, तो सुई की स्थिति होती है, सुई का मार्ग होता है, उसके लिए पेट के अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जा सकता है। एग को सुई की सहायता से फर्टिलिक्स के अलग कर दिया जाता है और एग्स निकाल दिया जाता है। नंबर 3, स्पर्म लेना। अगर आपका पार्टनर का स्पर्म प्रयोग में किया जा रहा है तो ये प्रक्रिया आपके डॉक्टर को ऑफिस में ही या फिर क्लिनिक में ही की जा सकती है। इसके लिए मास्टरबेशन की सहायता से डॉक्टर को IVF के लिए स्पर्म दिया जाता है। इसके अलावा टेस्टिकुलर एस्पिरेशन प्रक्रिया की सहायता से भी स्पर्म दिया जा सकता है। स्पर्म देने के बाद डॉक्टर लैब में समर्स स्पर्म को स्पर्म फ्लूइड से अलग करेगा। नंबर 4, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया समानतः 2 प्रयोग में यानी कि 2 उपयोग में की जा सकती है, परंपरागत गर्भधारण और नंबर 2 ICSI, जिसको हम इंस्टास्टोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी बोलते हैं। नंबर 5, गर्भ में भ्रूण स्थानांतरण, यानी कि अगर बात करें कि आपका जो यूट्रस है उसके अंदर जाइगोट को इंसर्ट करा जाता है लास्ट फॉर्म में। यानी कि जब जाइगोट पूरा बनकर तैयार हो जाए तो आपका डॉक्टर ऑफिस या फिर क्लिनिक में आपको बुलाकर आमतौर पर एक एग लेने के 2 से 5 दिन के बाद आपको बुलाता है और आपको हल्का पेन रिलीफ दिया जाता है। प्रक्रिया आमतौर पर दर्द रहित होती है, हालांकि जब एक आपको थोड़ी ऐंठन का अनुभव हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर आपकी वेजाइना में आपके सर्विक्स के माध्यम से और आपके यूट्रस में एक लंबी सी पतली सी नचीली ट्यूब को डालेगा, जिसे कैथेटर कहते हैं। कैथेटर को एक या एक से अधिक भ्रूण के अधिक माध्यम के गर्भाशय में रखा जाता है। जाइगोट स्थानांतरण के बाद आप सामान्य दैनिक गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। हालांकि आपकी ओवरी में अभी भी थोड़ी बड़ी हुई हो सकती है, इसलिए किसी भी असामान्य गतिविधि से बचने के लिए विचार आवश्यक है। प्रक्रिया के तुरंत बाद आपके सर्विक्स से थोड़ी खूनी तरल पदार्थ निकल सकता है। ज़्यादा एस्ट्रोजन के स्तर के कारण ब्रेस्ट में अनुभव किया जा सकता है। पेट फूलने की भी समस्या रह सकती है, हल्की ऐंठन भी हो सकती है या फिर कब्ज़ की भी समस्या रह सकती है। आप इस स्थिति में ज़्यादा घबराएं नहीं, ये स्थिति IVF के दौरान होती ही है। अगर आपका जाइगोट स्थानांतरण के बाद थोड़ा सा तेज़ दर्द महसूस हो सकता है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वो आपकी किसी भी इन्फेक्शन जैसे ओवरी यानी कि ओवरी में ओवेरियन मरोड़ या फिर ओवेरियन सिस्ट के बारे में आपको गंभीर ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन या फिर सिंड्रोम की जटिलता के लिए जांच कराएगा। दोस्तों, ये थी पूरी प्रोसेस IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप इसी तरह देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।